तो ये कहानी एक ऐसी औरत की है, 62 साल की थी वो, जो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में सिर्फ अपना हक मांगने अदालत पहुंची थी। उनका नाम था शाह बानो। हाँ, शाह बानो। लेकिन ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। आज हम ये देखेंगे कि कैसे इंदौर की एक छोटी सी अदालत में शुरू हुई ये लड़ाई दिल्ली के संसद भवन से होते हुए अयोध्या तक पहुंच गई और उसने हमेशा के लिए भारत की राजनीति को बदल दिया। आज हम शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान केस की उन्हीं परतों को खोलेंगे जिन पर शायद वक्त की धूल जम गई है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें इस केस की पूरी टाइमलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का टेक्स्ट है और उसके बाद जो सियासी तूफान उठा उसका भी पूरा ब्यौरा है। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ते का मामला राम मंदिर आंदोलन के लिए एक तरह से पेट्रोल बन गया और कांग्रेस की सियासी जमीन हमेशा के लिए खिसक गई। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, उसकी बहस आज तक कैसे जिंदा है, ये एक चेन रिएक्शन की कहानी है। बिल्कुल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं शाह बानो से। 1916 में इंदौर में पैदा हुई और महज 16 साल की उम्र में उनकी शादी मोहम्मद अहमद खान से हुई, जो उस वक्त के एक काफी जाने माने वकील थे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने 5 बच्चों की परवरिश में ही निकाल दी। लेकिन 1975 में जब वो 59 साल की थीं, उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उनके पति ने एक दूसरी काफी जवान औरत से शादी कर ली और शाह बानो को बच्चों समेत घर से निकाल दिया। और उसके 3 साल बाद 1978 में पति ने 3 बार तलाक कहकर रिश्ता भी खत्म कर दिया। उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता कब तक मिलता था? सिर्फ इद्दत की अवधि तक। इद्दत मतलब आमतौर पर 3 महीने। तो इसके पीछे का तर्क क्या था? देखिए, इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि महिला गर्भवती तो नहीं है और उसे भावनात्मक रूप से संभलने का थोड़ा वक्त मिल जाए। विवाद इस बात पर था कि क्या पति की आर्थिक जिम्मेदारी इन 3 महीनों के बाद पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो मोहम्मद खान ने क्या किया? उन्होंने पहले तो 200 रुपए महीना देना शुरू किया, लेकिन 1978 में तलाक के बाद वो भी बंद कर दिया। आप सोचिए, 62 साल की उम्र, 5 बच्चे और कमाई का कोई जरिया नहीं। बिल्कुल। इसी बेबसी में उन्होंने इंदौर की मैजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक पल के लिए रुक कर सोचते हैं। शाह बानो ने जब केस फाइल किया होगा तो उन्होंने सिर्फ महीने के कुछ 100 रुपए मांगे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उनका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला है। हाँ, और वो भी इतने बड़े विवाद के साथ। उन्होंने सीआरपीसी के सेक्शन 125 का सहारा लिया। ये मजेदार बात है, क्योंकि सेक्शन 125 किसी धर्म का कानून नहीं है, ये तो देश का कानून है। बिल्कुल सही। और यहीं से आप देखिए, कानून और धर्म के बीच टकराव की जमीन तैयार हुई। तो ये सेक्शन 125 कहता क्या है? सीआरपीसी का सेक्शन 125 एक सेक्युलर कानून है। इसका मकसद बहुत सीधा है। कोई भी पति अपनी पत्नी, बच्चों या माँ बाप को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। उसे गुजारा भत्ता देना होगा। हाँ, ताकि वो सड़कों पर ना जाएं। और ये कानून हर भारतीय नागरिक पर लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। तो केस निचली अदालत से शुरू हुआ। इंदौर की कोर्ट ने शाह बानो के हक में फैसला तो दिया, लेकिन गुजारा भत्ता कितना तय किया? सिर्फ 25 रुपए महीना। ये तो एक मजाक ही था। हाँ, तो शाह बानो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गई, जहां इसे बढ़ाकर करीब 180 रुपए महीना कर दिया गया। लेकिन उनके पति, जो खुद एक वकील थे, वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलील क्या थी? उनकी दलील एकदम साफ थी। उन्होंने कहा, मैं एक मुसलमान हूँ और मुझ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। उसके हिसाब से मैंने इद्दत और मेहर की रकम दे दी है, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मतलब सीआरपीसी का सेक्शन 125 मुझ पर लागू नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब ये मामला सिर्फ पति पत्नी के बीच गुजारे भत्ते का नहीं रहा। ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल बन गया था। हाँ, कि जब देश के कानून और किसी धर्म के पर्सनल लॉ में टकराव हो तो कौन ऊपर रहेगा। और फिर आई 23 अप्रैल 1985 की वो तारीख। चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की बेंच ने वो फैसला सुनाया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के हक में फैसला सुनाया। लेकिन जहां तक मुझे याद है, इस फैसले में सिर्फ गुजारा भत्ते की बात नहीं थी, कुछ और भी था जिसने असली तूफान खड़ा किया था, है ना? बिल्कुल। और वही इस केस का सबसे, कह सकते हैं, विस्फोटक पहलू था। कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही। पहली, सीआरपीसी का सेक्शन 125 हर भारतीय पर लागू होगा, धर्म इसमें आड़े नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी, इस कानून का मकसद
लोगों को बेसहारा होने से बचाना है, जो एक बहुत बड़ा सामाजिक लक्ष्य है। लेकिन तीसरी और सबसे अहम बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि संविधान के आर्टिकल 44 में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है उसे लागू करने का समय आ गया है। और ये एक चिंगारी की तरह थी। बिल्कुल। एक तलाक के केस में यूसीसी का जिक्र करना ये मुस्लिम संगठनों के लिए एक तरह से रेड लाइन क्रॉस करने जैसा था। कोर्ट ने मोहम्मद खान को आदेश दिया कि वो शाहबानों को 500 रुपए महीना दें। ये शाहबानों के लिए और देश की तमाम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जैसा आपने कहा, इस जीत ने एक ऐसी आग भड़का दी जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। फैसला आते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे रूढ़िवादी मुस्लिम संगठनों ने इसे शरीयत में दखल और इस्लाम पर हमला बता दिया। इस्लाम खतरे में है कि नारे लगने लगे। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है, उस वक्त राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। 1984 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीती थी। हाँ, इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट था उनके पास। तो ऐसी मजबूत सरकार एक अदालत के फैसले से दबाव में कैसे आ गई? देखिए, ये सिर्फ धर्म बनाम कानून नहीं था, ये पहचान की राजनीति थी, वोट बैंक का दबाव था और शायद एक युवा प्रधानमंत्री के अनुभव की कमी का एक कॉकटेल था। मतलब उन पर अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं का दबाव था? जबरदस्त दबाव था। उन्हें समझाया गया कि अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का साथ दिया तो मुस्लिम वोट बैंक हमेशा के लिए कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। तो हर पक्ष अपने सबसे कट्टर धड़े के दबाव में था और शाह बानो की लड़ाई इस सियासी तूफान के बीच में कहीं फंस कर रह गई। और इसी दबाव में सरकार ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। 1986 में सरकार संसद में एक नया कानून लेकर आई, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो इस नए कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बस पलट दिया। पलटने से भी ज्यादा कुछ किया। इसने गुजारा भत्ते का जो बोझ था वो पति से हटाकर महिला के अपने रिश्तेदारों पर डाल दिया, जैसे उसके पिता या भाई। हाँ, और अगर वो भी सक्षम ना हो तो राज्य के वक्फ बोर्ड पर। कानूनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कैसे? क्योंकि इसने एक सिविल मामले को, जो देश के कानून के दायरे में था, उसे एक तरह से समुदाय के अंदरूनी मामले में बदल दिया। इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह बेअसर कर दिया। तो शाहबानो जीती हुई लड़ाई हार गई। हाँ, एक तरह से तो यही हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ये फैसला तो ले लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस एक कदम से वो एक ऐसी सियासी आग भड़का रहे हैं जो उनके अपने ही घर को जला देगी। बिल्कुल। इस कदम को हिंदू संगठनों और एक बहुत बड़े तबके ने मुस्लिम तुष्टीकरण या जिसे अपीजमेंट कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर देखा। और ये तुष्टीकरण शब्द जो पहले सिर्फ राजनीतिक गलियारों में था, वो आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन गया। हाँ, चाय की दुकानों पर, ड्राइंग रूम में, हर जगह यही चर्चा थी। लोगों में ये भावना घर कर गई कि कांग्रेस सरकार ने वोटों के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है और एक समुदाय के कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। और इसी गुस्से ने सीधे तौर पर अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को हवा दी। तो क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? इसने एक ऐसी जमीन तैयार की जिस पर राम मंदिर आंदोलन की फसल बहुत आसानी से उग सकती थी। कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि 1986 में ही बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का जो अदालती आदेश आया, वो एक बैलेंसिंग एक्ट था। हाँ, शाहबानो मामले में मुस्लिम समुदाय को खुश करने के बाद हिंदुओं को साधने की एक कोशिश। ये एक तरह से आग से खेलने जैसा था। एक तरफ आप एक समुदाय के कट्टरपंथियों को खुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप दूसरे समुदाय की भावनाओं को भड़का रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। राम मंदिर आंदोलन ने जबरदस्त जोर पकड़ा। 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा, फिर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद देश भर में हुए दंगे। एक 62 साल की महिला की अपने गुजारे के हक की लड़ाई अब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम टकराव का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी थी। और इसका सीधा असर राजनीति पर भी पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। शाहबानो केस और उसके बाद के घटनाक्रम ने कांग्रेस की सियासी जमीन को खासकर उत्तर भारत में हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। यूपी बिहार जैसे राज्यों से कांग्रेस लगभग साफ हो गई। और वहीं भारतीय जनता पार्टी, जो 1984 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, वो राम मंदिर आंदोलन के दम पर अगले ही चुनाव में 85 सीटों तक पहुंच गई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो शाहबानो केस
अनजाने में ही सही बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति में उदय का एक बहुत बड़ा कारण बना। आज करीब 40 साल बाद भी ये केस उतना ही प्रासंगिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस आज भी देश के राजनीतिक डिस्कोर्स के सेंटर में है। बिल्कुल, ये केस आज भी धर्म, कानून और जेंडर जस्टिस के बीच के उस मुश्किल संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या भारत जैसे ही विविधता वाले देश में सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक कानून हो सकता है? क्या धर्म और संविधान के बीच संतुलन बनाना मुमकिन है? ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने 1985 में थे। और आज भी इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। और शायद इसीलिए इस कहानी में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। खबर है कि 7 नवंबर 2025 को हक नाम से एक फिल्म भी आ रही है। हाँ, जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी हैं। मुझे लगता है ये फिल्म शाह बानो की कहानी को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाएगी और इस पूरी बहस को फिर से हवा देगी। यकीनन ये फिल्म सिर्फ अतीत की कहानी नहीं होगी, बल्कि आज के भारत के लिए एक आईने का काम करेगी। ये हमें दिखाएगी कि कैसे एक व्यक्ति के अधिकार का सवाल जब राजनीति के चक्रव्यूह में फंसता है तो पूरे देश की नियति बदल सकता है। तो शाह बानो की कहानी सिर्फ एक तलाक या गुजारा भत्ते की लड़ाई नहीं थी। ये भारत के उस मुश्किल दौर की कहानी है जब एक अदालती फैसले ने सियासत, समाज और संविधान के बीच एक ऐसी बहस छेड़ दी। शाह बानो ने अपने हक के लिए जो आवाज उठाई थी, उसने न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि भारत की सियासत और समाज के रास्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। वो खुद तो 1992 में गुजर गईं, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गईं जिसका जवाब भारत आज भी तलाश रहा है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। शाह बानो का संघर्ष हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि जब सियासत और समाज के दबाव में किसी एक व्यक्ति के हक की आवाज को दबाया जाता है, तो क्या उसकी गूंज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है या वो और भी ताकतवर होकर इतिहास को एक नई दिशा दे देती है?